स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो। अगर आप लोग टेलीग्राम पे हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आज दो महत्वपूर्ण दिवस हैं जिसमें से पहला है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है युवाओं के लिए हरित कौशल, एक टिकाऊ विश्व की ओर। इंग्लिश में कहेंगे तो ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। अच्छा, आप एक चीज ध्यान में रखें कि जो नेशनल यूथ डे है, राष्ट्रीय युवा दिवस, वो कब मनाया था? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों उसी दिन क्यों मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि है उस दिन, इसीलिए उस दिन मनाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण दिवस कौन सा? तो वो है विश्व हाथी दिवस या वर्ल्ड एलिफेंट डे। ये कब मनाया था? तो ये भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, कब से शुरू किया गया? तो 12 अगस्त 2012 को एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की तत्काल दुर्दशा पर ध्यान देने के लिए विश्व हाथी दिवस का उद्घाटन किया गया था। यानी कब से मनाया था? तो 12 अगस्त 2012 से मनाया जाना इसको शुरू किया गया है। हाथी को दुनिया भर के लोगों और संस्कृति द्वारा प्यार और सम्मान दिया जाता है, फिर भी हम इस शानदार प्राणी के अंतिम दर्शन के कगार पर हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हाथी की बात नहीं, बहुत सारे ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। अभी कल ही मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जो समुद्री जीव हैं उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसके पीछे वजह क्या है? इनका आवास जो है वो छीना जा रहा है, जंगलों की कटाई की जा रही है, इनके खाने पीने की ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पर्यावरण जो है वो बदल रहा है, इससे बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। इसी वजह से ये सारी समस्याएं निकल करके सामने आ रही हैं। ये एक शॉर्ट न्यूज टाइप में है जिसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। इस तरीके की जो न्यूज होती है ये प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ डेटा दिए जाते हैं जो आपके मेंस में और भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अभी हुआ क्या, तो जनजातीय समुदाय जो है हमारे देश में, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, उनके ऊपर अध्ययन करने के लिए एक संसदीय समिति गई थी। तो उस संसदीय समिति ने क्या कहा है? तो केंद्र सरकार की आलोचना की है। किस लिए? इसलिए कि जो जनजातीय समुदाय हैं उनके बारे में अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग डेटा उपलब्ध ही नहीं है, मतलब उनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी है ही नहीं। इसी वजह से केंद्र सरकार की आलोचना की गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अध्ययन हुआ उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आए हैं, और जो संसदीय समिति है उसके बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पे वही बिंदु बताया जा रहा है महिला सशक्तिकरण पर। एक संसदीय समिति ने क्या किया? तो एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें देश में आदिवासी आबादी की स्वास्थ्य स्थितियों पर अलग अलग डेटा नहीं होने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की गई है। अगला बिंदु है आदिवासी क्षेत्रों में कौन कौन से? तो सिकल सेल रोग हो गया, और G6PD, इसको क्या कहते हैं? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की कमी जैसी आनुवांशिक समस्याएं बढ़ रही हैं। यहाँ पे जो सिकल सेल बीमारी है किसके कारण होती है? तो ये हीमोग्लोबिन में त्रुटि के कारण होती है। यानी किसको प्रभावित करती है? तो रक्त को प्रभावित करती है, हीमोग्लोबिन को प्रभावित करती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और आनुवांशिक बीमारी का क्या मतलब है? आनुवांशिक बीमारी का मतलब है जो हमें विरासत में मिली हुई। विरासत का क्या मतलब है? वैसे तो विरासत पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने माता पिता से जो बीमारी मिलती है उसी को आनुवांशिक बीमारी कहा जाता है। और सामान्यतः आनुवांशिक बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता है, सामान्यतः ये बात की जा रही है। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी है वर्तमान समय में वो कुछ भी कर सकती है, आप सबको पता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है लगभग 1.5 करोड़ आदिवासी आबादी पर इसका परीक्षण किया गया था, जिसमें से कितना? तो 10.5 लाख के आसपास क्या है इस बीमारी के वाकई से संक्रमित है, जिसमें से कितना? 50,000 लोगों को इस रोग से निदान दिलाया गया है। यानी 50,000 लोगों का इलाज किया जा चुका है इस रोग से। अगला बिंदु क्या बताया समिति ने? तो आधे से अधिक आदिवासी महिलाएं अपने प्रजनन काल में एनीमिया से पीड़ित होती है। यानी डिलीवरी के टाइम ये क्या होते हैं? तो एनीमिया के शिकार होते हैं। एनीमिया क्या होती है? रक्त की कमी को एनीमिया कहा जाता है। अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में कुष्ठ रोग, तपेदिक, हैजा जैसी संक्रामक बीमारियों की उच्च दर के साथ साथ आदिवासियों में उच्च रक्तचाप भी काफी आम बात है। तपेदिक को क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं इसको। अब इन सारी बीमारियों के पीछे कुछ वजह भी होगी। जैसे अब मान लीजिए जो जंगलों में रहते हैं वहां पे इतनी तो साफ सफाई है नहीं, उसके अलावा जब वर्षा होती होगी तब तो कंडीशन और बिगड़ जाती है। और जब वर्षा होती है तब 75 तरीके के जो सूक्ष्म जीव वो निकल करके आते हैं, उससे 75 बीमारियां फैलती है, जैसे हैजा हो गया। तब ये देखो इस तरीके की बीमारी इनके यहाँ आम बात है। ये बताया जा रहा है उच्च रक्तचाप भी इनका रहता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर के शिकार रहते हैं लोग। और ये सारी बातें कहा जा रहा है कि बहुत आम बात है, मतलब इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे ये एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे साफ सफाई उस तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाती है, हाइजीन अवेलेबल नहीं हो पाती। उसके अलावा जो उनका आवास आप देखेंगे कि सामान्यतः वो कॉलोनी से, शहरों से बाहर होता है। अब आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इनका घर कहाँ रहता है? जंगलों में इनका घर रहता है। वही फूल पत्ती ये खाते हैं, उसी को पहनते हैं, उसी के साथ रहते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे कई सारी बीमारियां निकल करके आती हैं। अब हम देखते हैं कि इस समिति ने क्या क्या सिफारिश की है। तो उसमें पहला पॉइंट इस समिति ने ये बताया कि जो जनजातीय मंत्रालय है उसको स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। ऐसा क्यों? उससे क्या फायदा होगा? तो उससे फायदा ये होगा कि जो लड़कियां होगी, उसके अलावा किशोरियां होगी, विभिन्न आयु समूहों की महिलाएं होगी और महिला वरिष्ठ नागरिक होगी, इनको अलग अलग तरीके से टारगेट किया जा सकेगा। और जब लक्षित तरीके से इनके ऊपर काम किया जाएगा तो
परिणाम बेहतर होगा। जैसे इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए जिनको टीबी है उनका अलग डेटा बनाया जाएगा, जिनको एनीमिया उनका अलग डेटा बनाया जाएगा, जिनको हैजा उनका अलग डेटा बनाया जाएगा। और यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि किस आयु समूह के, मान लीजिए कोई 10 से 15 वर्ष के बीच है, कोई 15 से 20 वर्ष के बीच है। इस तरीके से डेटा जब अवेलेबल रहेगा, और जब हमारे पास डेटा अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से उसको लेके चल पाएंगे। कोई योजना बनानी हुई, कोई यहाँ पे और कार्य करना, स्वास्थ्य संबंधित कोई कार्यक्रम चलाना, तो उसके लिए हमारे पास डेटा अवेलेबल रहेगा, और जब डेटा अवेलेबल रहेगा तो हम अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। दूसरा बिंदु इसने क्या बताया कि जो जनजातीय समुदाय है उनके बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए क्या करना होगा हमें, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमें जो वहाँ पे प्रभावशाली नेता हो गए जनजातियों के, उसके अलावा जो एनजीओ टाइप की लोकल संस्थाएं होंगी जो लोकल स्तर पर काम करती हैं, स्थानीय स्तर पर काम करती हैं, उनका भी सहयोग लेना चाहिए व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए। अच्छा देखिए, यहाँ पे व्यवहार परिवर्तन की जो बात की जा रही है ना, वो सिर्फ जनजातीय समुदाय के बारे में नहीं, वो हमारे बारे में भी है। अगर हम भी अपनी छोटी छोटी आदतें बदल लें तो हमारी जिंदगी अपने आप ही बदल जाएगी। जैसे एक बंदा है वो 8 बजे उठ रहा है, दूसरा बंदा वही 5 बजे उठ रहा है। आप सोच के देखिए, ये 5 बजे उठने वाला आपसे 3 घंटा पहले ही आगे चल रहा है, मतलब 3 घंटा उसके पास एक्स्ट्रा है। और अगर आपको ये लगता है कि मैं रात में पढ़ने वाला हूँ, रात्रि चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप रात में पढ़िए। लेकिन आप ये सोचिए ना कि एग्जाम कब होगा आपका, एग्जाम तो आपका दिन में होने वाला है। एक आईएएस ऑफिसर है शायद, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, अगर मैं गलत नहीं तो उनका नाम वैशाली सिंह है, ऐसे कुछ। उन्होंने कहा कि मैं रात में पढ़ने वाली बंदी हूँ, मैं सारे साल जो है पूरे वर्ष मैंने रात में पढ़ाई की। फिर जब मैं प्रीलिम्स वाले दिन गई पेपर देने गई, तो पहला क्वेश्चन समझने में मुझे 2 मिनट से ज़्यादा लग गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पहला क्वेश्चन लिखा क्या है, कहना क्या चाह रहा है। तो उसके पीछे वजह यही थी कि जो मैंने पर्यावरण था मेरी पढ़ाई का, वो करा था रात का समय था, और जब मैं वहाँ पे एग्जाम देने गई तो वो सुबह में हो रहा था। अब वहाँ जो माइंड सेट है वो रात के हिसाब से माइंड सेट है। और ये तो सिर्फ एग्जाम की बात है, आप खुद सोच के देखिए ना कि जब आप मान लीजिए सिलेक्शन हो गया, तो क्या करना है, आपको सुबह काम करना है ना कि रात में। आप ये थोड़ी ना बोलेंगे गवर्नमेंट से कि आपका ऑफिस टाइम 10 से 4 है, इसको मेरे लिए रात में 10 से 4 कर दीजिए, ऐसे थोड़ी ना होगा भाई। जो टाइम है वो टाइम है। बाकी दुनिया तो सुबह उठ रही है, बाकी दुनिया का काम सुबह हो रहा है, दुकानें सुबह खुल रही हैं, तो आप रात में काम नहीं कर सकते ना। तो बेहतर ये होगा कि आप सुबह के हिसाब से अपने आप को ढालिए। लेकिन अगर आप रात में पढ़ते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, तो उसके लिए कोई ऐसा वो इशू नहीं है, आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। दूसरा आप ये देखिए, हम लोग छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं। कल का हम चल करके आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं, इतनी बड़े पोस्ट पे जाने वाले हैं आप, और आप सोचिए कि एक छोटी सी बात पे आप गुस्सा हो जा रहे हैं। कल का कोई भी आ रहा है, एक बुजुर्ग आ रहे हैं आपसे शिकायत करने, अब उनकी बात सुनते ही आप गुस्सा हो गए, हो सकता है कि वो आपके लिए ट्रैप हो, या इस तरीके से मान लीजिए कोई नेता के सुना के चला गया, अब वो गुस्सा आप जाकर घर पे उतार रहे हैं। तो यहाँ पे इससे टैकल करना आना चाहिए। और व्यवहार परिवर्तन, जैसे आप मान लीजिए कोई भी आंसर राइटिंग नहीं करा, आप एक आंसर राइटिंग करिए तो सही। सिर्फ एक आंसर राइटिंग, हो सकता है कि वो बहुत भद्दा लिखा हो, बहुत खराब लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं ना। लेकिन जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक वो सुधरेगा कैसे, सीधी सी बात है ना। कि पहले हम लोग 1+1 जोड़ना सीखते हैं, इस तरीके से शुरू करते हैं, तो यही फॉर्मूला आप यहाँ आंसर राइटिंग में भी तो लगाइए ना भाई। अगला बिंदु इसने क्या सिफारिश की है, तो सरकार को सभी आदिवासियों की सिकल सेल बीमारी की जांच समयबद्ध तरीके से पूरी करनी चाहिए, ताकि आदिवासियों की अगली पीढ़ी इस बीमारी से मुक्त हो सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिकल सेल बीमारी एक है आनुवांशिक बीमारी है, तो अगर इसी भी पीढ़ी में हम इलाज कर देंगे तो अगली पीढ़ी में बीमारी ट्रांसफर ही नहीं होगी, अगली पीढ़ी सेफ रह जाएगी। अगला बिंदु है कि आदिवासी क्षेत्रों में 12 मासी सड़कों के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समन्वय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उपयोग करें, ताकि क्या होगा, गर्भवती महिलाएं होंगी और आदिवासी आबादी पर समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सकेंगे। अब देखिए, जो माझी मूवी है, अगर आप सबने देखी होगी तो उसमें यही दिखाया गया कि रास्ता ना होने की वजह से उसकी बीवी मर जाती है। तो वहाँ पे ये समस्या निकल करके आती है। वही बात यहाँ पे भी बताई जा रही है कि रास्तों को बेहतर रखा जाए, परिवहन की सुविधा बेहतर रखी जाए, ताकि अगर किसी को कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो तुरंत अस्पताल पहुंच सके। अब मान लीजिए यहाँ पे पहाड़ पार करके अस्पताल जाना, आपको 10 घंटे लग रहा है। अब सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही सवारी जाती है, एक ही बस है आपके गाँव से, सुबह जाती है, शाम को वहाँ से रिटर्न आती है। अब अगर मान लीजिए आपको सुबह तबीयत खराब हुई, आपकी बस तो शाम को आ रही है, आपके पास साधन भी नहीं है, आदिवासी इतना समृद्ध भी नहीं, तो वो कैसे जाएंगे। वही बात यहाँ पे की जा रही है कि ग्राम सड़क जो है वो बनवाई जाए, ताकि क्या हो, परिवहन की सुविधा बेहतर हो सके। ये आर्टिकल हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पीछे वजह क्या है, एक्चुअली जो स्कूली स्तर के बच्चे हैं ना, उन पे एक स्टडी कराएगी, तो वहां से ये पता चला कि जो बच्चे हैं वो स्मार्टफोन का यूज कहाँ पे कर रहे हैं, ज्यादातर पढ़ाई को छोड़ करके इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कर रहे हैं उसका यूज। यानी ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं स्मार्टफोन से, क्या कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम पे भी लागू होती है। आप देखें कि एक बार हमने शॉर्ट वीडियो शुरू कर दी, फिर 2 से 3 घंटे कहाँ गए पता ही नहीं चलता। उसके अलावा एक मूवी देखना शुरू की, रिकमेंडेशन में दूसरी मूवी आई, चलो यार इसको भी देख लेते हैं, 1 1 घंटे की तो बात है, अभी पढ़ लेंगे। अभी तो पूरा दिन पढ़ा है, 14 घंटे बच्चे हमारे पास, अभी 14 घंटे में से 10 घंटे ही तो पढ़ना है, बहुत हो जाएगा यार 10 घंटे। चलो अच्छा एक मूवी और देख लेते हैं, अच्छा कोई सॉन्ग सुन लेते हैं, तब तक दोस्त का फोन आ गया, अरे यार अच्छे से बात कर लें, अरे यार सब्जी लाने जाना था, अरे यार ये करना था। मतलब इस तरीके से करते करते पूरा दिन बीत जाता है और पढ़ाई नहीं होती है। और यहाँ पे शॉर्ट वीडियो की जो लत है ना, वो बहुत गंदी लत है, चाहे वो इंस्टा के थ्रू हो गई, चाहे वाईटी यानी कि यूट्यूब के थ्रू हो गई, चाहे वो फेसबुक, कहीं से भी अगर आपको लत लग चुकी है ना, तो आप ये करिए भाई, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दीजिए। अगर पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हैं तो यहाँ पे मोबाइल छोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों में से एक ही चीज़ हो पाएगी। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो में देखते रहो दिन भर, उसके अलावा फिर मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, तो ये नामुमकिन है।
जब तक आप अपनी आदत नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अभी पिछले वाले आर्टिकल में बताया ना मैंने कि व्यवहार परिवर्तन की बात की जा रही है, आदत बदलने की बात की जा रही है। देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठे ना तो मोबाइल फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप अंबानी भाई हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आपका फ़ोन नहीं उठता है तो भाई पूरे देश में दंगे हो जाएँगे या कोई बवाल हो जाएगा, तो ऐसा करिए साइलेंट पे डाल दीजिए और हमेशा उसको चेक मत करिए। मैक्सिमम ऐप जो है उसके नोटिफ़िकेशन बंद करके रखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या इंस्टा यूज़ करते हैं। इंस्टा तो मेरे ख्याल से यार अभी स्टूडेंट लाइफ में यूज़ ही नहीं करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो बिल्कुल इंस्टा से दूर रहो। उसकी क्या ज़रूरत है ना, आप ही बताओ मेरे को। उसकी क्या ज़रूरत है? आप स्टार हो, शाहरुख खान हो आप, हैं? कि आपको फैन से जुड़े रहना है? बल्कि मेरी माने तो इंस्टा, ये फेसबुक, इन सबको जो है इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर दीजिए, इसको हटा दीजिए अपने मोबाइल से। बेहतर ये है कि हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और अगर आपको कनेक्ट ही होना अपने घर से, अपनी फैमिली से, तो व्हाट्सअप नाम की चीज़ है, टेलीग्राम नाम की चीज़ है, आप वहाँ से कनेक्ट रहिए। लेकिन यहाँ पे जानते हैं ना, जो फेसबुक है, इंस्टा, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन लेकर के आता है। व्हाट्सअप पे क्या है या टेलीग्राम पे क्या है, जिसका नंबर आपके पास आप उसी से जुड़ सकते हैं। आप स्टोरी स्टोरी का कोई बवाल नहीं, उसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है। लेकिन जो इंस्टा, वहाँ पे क्या है, आपने फॉलो कर लिया 4-6 एक्टर एक्ट्रेस को, अब उसी का फोटो दिन भर स्क्रॉल किए जा रहे हैं। या कोई और है, दोस्त है, आप उसको फॉलो करिए, वो आपको फॉलो करे, यही प्रोसेस चल रहा है। आप वहाँ पे जाके शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, पूरा का एक एक 2-2 घंटा इसमें बीत जा रहा है, बस इंस्टा में। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और खास करके यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोच के देखिए आप मतलब किस लेवल पे जाने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। आप ऐसे लेवल पे जाने वाले हैं कि खुद 1000, 2000, 10,000, 20,000 लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं। आपको कोचिंग संस्थाओं में बुलाया जाएगा, आपके जिले में सम्मान किया जाएगा, आपके जिले में मोटिवेशन करने के लिए बुलाया जाएगा, और आप क्या कर रहे हैं, आप इंस्टा चला रहे हैं अभी बैठ करके अपने फ्यूचर के छोड़ करके। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में, तो इंस्टा जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आप लोग को यकीन नहीं होगा, मेरे मोबाइल में अभी तक इंस्टा नहीं है। मैं आज तक इंस्टा नहीं चलाया, मतलब मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया, इंस्टा आईडी ही नहीं बनाया आज तक मैंने। इसलिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ टेलीग्राम की लिंक मिलती है, इंस्टा की लिंक नहीं मिलती है कि इंस्टा पे फॉलो करो। क्योंकि मैं इंस्टा चलाते नहीं, और मुझे ये भी पता है कि आजकल ज़्यादातर बच्चे इंस्टा ही चला रहे हैं। अगर मैं इंस्टा पे रहता तो शायद मेरा थोड़ा सा और ज़्यादा फायदा होता, थोड़े और ज़्यादा सब्सक्राइबर होते या आप लोग वहाँ पे फॉलो करते। लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। पढ़ाई करिए। जब एक बच्चा भी अगर बन जाता है ना यहाँ से पढ़ करके, एक बच्चे का भी फायदा होता है। अगर एग्जाम में 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी लड़ जाते हैं, वो बच्चा ये कह देता है कि भैया आपका पढ़ाया हुआ आया था, भैया आपका पढ़ाया हुआ लड़ गया, सर आपका पढ़ाया हुआ लड़ गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक बच्चे का भी अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मेरा ये लेक्चर लेना कामयाब हो गया। मेरा तो ये मानना है कि आप लोग इंस्टा से दूर ही रहिए अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं। और एक बार बन जाइएगा तो वैसे ही आपको फॉलोवर मिल जाएंगे, 1 मिलियन 2 मिलियन आपको इससे फॉलोवर मिल जाएंगे। उसके अलावा आपका जो भाव रहेगा वो अलग ही लेवल का रहेगा। इस रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया गया है? तो जारी किया गया है हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और इस रिपोर्ट को बनाया किसने? तो इस रिपोर्ट को बनाया डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट ने। और इसमें सहयोग किसने किया है इस रिपोर्ट को बनाने में? तो इस रिपोर्ट को बनाने में सहयोग किया है ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और संबोधि रिसर्च एंड कम्युनिकेशन ने। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि 21 राज्यों में रिसर्च की गई थी, 21 राज्यों में अध्ययन कराया गया था। कौन सा आयु वर्ग के लिए? तो 6 से 16 आयु वर्ग के जो बच्चे उनके ऊपर कराया गया था। कितने माता पिता इसमें शामिल थे, यानी कितने अभिभावक इसमें शामिल थे? तो यहाँ पे बात की जा रही 6,229 अभिभावक इसमें शामिल थे, जिन्होंने भाग लिया था, जिन्होंने अध्ययन में पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने ये चीज़ बताई। अब इस अध्ययन में क्या निकल के आ रहा है? तो इस अध्ययन में निकल के ये आ रहा है कि जो बच्चे हैं इस आयु वर्ग के, वो लोग क्या करते हैं, मोबाइल का अधिक प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं? इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, ना कि पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। अगला बिंदु क्या है? तो सर्वेक्षण से पता चला कि ग्रामीण भारत में कितना 49.3 छात्रों के पास क्या है, मोबाइल तक पहुंच हो गई, स्मार्ट तक पहुंच हो गई। लेकिन उनमें से कितने, तो सिर्फ 34% ही पढ़ाई के लिए मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। अगला बिंदु कि विभिन्न वर्ग स्तरों पर स्मार्टफोन की पहुंच अलग अलग होती है। उच्च कक्षाओं जैसे कक्षा 8वीं और उससे ऊपर के छात्रों के पास कितना स्मार्टफोन तक पहुंच है? तो 58.32% है। जबकि छोटे छात्रों कक्षा 1 से 3 में भी काफी पहुंच कितना 42.1% है। ये आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं सीबीआई एकेडमी ने क्या किया है। तो इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क ज्वाइन कर लिया, और ऐसा करने वाले कौन सा देश बन गया? तो 10वां सदस्य बन गया, 10वां देश बन गया है। अब यहाँ पे बात करें सीबीआई एकेडमी। आपने सीबीआई के बारे में तो बहुत सुना है, ये सीबीआई एकेडमी क्या है, ये नया चीज क्या आ गया? तो सीबीआई एकेडमी वही है जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी एकेडमी का क्या मतलब होता है? जहाँ पे हमें सिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है। तो वही चीज यहाँ पे सीबीआई के लोगों के ऊपर लागू होती है। सीबीआई के लोगों को जहाँ पे पढ़ाया सिखाया जाता है वो क्या होगा? एकेडमी होगी, सीबीआई एकेडमी, सीधी सी बात है। और यहाँ पे जो इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क, ये क्या करती है? ये भी यही काम करती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। तो हम इसी के बारे में आगे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे वही बात की जा रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी ने क्या किया है। तो इंटरपोल ग्लोबल अकादमी ज्वाइन कर लिया, और कौन सा सदस्य बना? तो 10वां सदस्य बना इसका। अब यहाँ पे बात की जा रही है जनरल असेंबली के बारे में। किसके जनरल असेंबली? तो इंटरपोल की। ये क्या है? तो इंटरपोल से जुड़े निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसमें कितने सदस्य हैं? तो 195 सदस्य हैं इसमें। और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि एक देश है उसका एक मत रहेगा, यानी एक देश को एक वोट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे यूएन में है 5 परमानेंट सदस्य हैं, उनको जो है वीटो के अधिकार दिया गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाता है, एक कंट्री बराबर एक वोट, यानी सबको समान अधिकार दिया गया है। यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि ये क्या करती है जनरल असेंबली? तो नीति निर्माण करती है, उसके लिए संसाधन देखती है, उसके लिए काम तय करती है। उसके अलावा प्रोग्राम जो होता है उसका कार्यक्रम, उसको भी ये देखती है। उसके अलावा क्या कहते हैं, तो जो कार्यकारी समिति होती है उसका भी
चयन करती है उसका भी देखती है। उसके अलावा क्या काम होता है, उसके अलावा ये काम कि प्रस्ताव जो आता है उस पर न्याय निर्णय के लिए ये काम करे, यानी निर्णय क्या लेना है, बहुमत के आधार पर क्या निर्णय होगा ये भी डिसाइड करती है ये। इसमें कौन जाता है, इसमें कौन शामिल हो सकता है, तो जो एक देश है इसमें कौन शामिल हो सकता है, इसको कौन अटेंड करता है, तो एक देश की कानून को लागू करने वाली सर्वोच्च संस्था। हमारे यहाँ से कौन जाती है, हमारे से सीबीआई जाती है। अब हम देखते हैं इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क के बारे में। ये क्या है, तो कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण के लिए वैश्विक दृष्टिकोण का नेतृत्व करने में इंटरपोल का समर्थन करने के लिए इसको कब लाया गया था, तो 2019 में इसको लाया गया था। यही वजह है 2019 में लाया गया था, अभी 2023 चल रहा है। यही वजह है कि इसमें कितने सदस्य हैं, टोटल अभी 10 ही सदस्य हुए हैं। धीरे धीरे इसकी सदस्यता और बढ़ती जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, तो कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना, यानी ऐसे संस्थाएं जो कानून को लागू करना सिखाते हैं, जो कानून से जुड़े हुए हैं, उनके बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। अब जैसे हमारे यहाँ से सीबीआई है और यहाँ पे अन्य देशों में अन्य ऐसी संस्थाएं बनाई गई होंगी, तो उनके बीच क्या होगा, सहयोग बढ़ाया जाएगा। उसी के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगला बिंदु है कि नेटवर्क गुणवत्ता मानकों, मान्यता तंत्र और मान्यता प्रणालियों की स्थापना करके प्रवर्तन प्रशिक्षण में अकादमिक उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देना चाहता है ये। फिर देखते हैं सीबीआई अकादमी के बारे में। ये कहाँ पे है, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कब बनाया गया था, तो 1996 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्र की सेवा के लिए क्या क्या करता है, व्यवसायिकता, निष्पक्षता, ईमानदारी और समर्पण के उच्च स्तर प्राप्त करना चाहता है। उसके अलावा इसने अपने प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और आउटरीच का विस्तार करने के लिए क्या किया, तो 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी खोले। कहाँ कहाँ पे, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया और मुंबई हो गया। यानी इसका जो मेन ब्रांच है वो कहाँ पे है, वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा इसके जो क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ कहाँ पे, तो कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। आप ध्यान में रखेंगे। यह विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। कौन कौन से विषय होगा, तो साइबर अपराध हो गया, वित्तीय अपराध, आतंकवाद निरोध, उसके अलावा पर्यावरणीय अपराध, उसके अलावा भ्रष्टाचार विरोधी अपराध, उसके अलावा मानवाधिकार, उसके अलावा फॉरेंसिक विज्ञान आदि। जैसे वर्तमान समय आप देखेंगे जो साइबर अटैक है वो बहुत आम बात हो गई और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। साइबर अटैक करके पूरे देश की अर्थव्यवस्था को डगमगाया जा सकता है। मतलब एक मिनट में पूरे देश को तबाह किया जा सकता है। आप सोच के देखिए कि कितना खतरनाक हो गया। उसके अलावा जैसे आप देखेंगे आतंकवादी समुदाय जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आए दिन जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। उनसे निपटने के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है। मतलब उनसे निपटने के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम करती है। उसके अलावा देखेंगे वित्तीय वित्तीय मामला क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो एक कार्ल मार्क्स करके एक विद्वान थे, कल भी मैंने इनके बारे में आपको बताया था। इनका कहना यही है कि दुनिया में जो भी बवाल हो रहा है उसके पीछे क्या वजह है, उसके पीछे वजह है पैसा। तो यहाँ पे वित्तीय मामला जो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि पैसा ही सारी चीजें, लेकिन एक हद तक अगर आप खुद सोच के देखेंगे ना तो पैसा बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। मतलब आप खुद सोच के देखिए, आप किसी को प्यार करते हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, उसके शादी के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। आपको अपनी बहन को शादी करनी है, उसका भी पैसा चाहिए। मतलब आप यहाँ पे ये देखें ना कि मैक्सिमम चीजों के लिए आपके पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। और पैसा कमाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि गलत तरीके से कमाइए। पैसा कमाना गलत नहीं है, गलत तरीके से कमाना गलत है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो उसमें कोई गलत नहीं, बिल्कुल कमाइए, बहुत ज़्यादा कमाई इकट्ठा करके रखिए। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत ये कि जब आप उसके लिए गलत तरीके का यूज करते हैं वहां पे दिक्कत आती है। तो उसके लिए कभी भी किसी भी तरीके से गलत स्थितियों में मत पड़िए। चाहे स्थिति कितना भी खराब हो, आप मेहनत के पीछे जाइए, ना कि गलत तरीके के पीछे। कभी भी ऐसा तरीका जो आपको डायरेक्टली बहुत जल्दी ऊपर लेके जाएगा ना, ये यकीन मानिए वो सही हो ही नहीं सकता। वो डायरेक्टली आपको बहुत नीचे भी लेकर के आएगा। तो इस तरीके से मेहनत के पीछे भागे, एक दिन आप अपने आप ऐसे मुकाम पे होंगे कि लोग आपको पाने के लिए तरसेंगे। एक दिन आप 10 लोग के लिए मोटिवेशन बन जाएंगे। ये क्या कहता है, तो संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विदेशी एजेंसियों और अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग, फ्रांसीसी दूतावास और इंटरपोल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता है। यानी हमारी सीबीआई अकादमी क्या करती है, यहाँ पे विदेशी एजेंसियां जो हैं, जो सीबीआई के लेवल के, उनके साथ सहयोग करती है। उसके अलावा फ्रांसीसी जैसे दूतावास हो गए, इन सब के साथ, इंटरपोल के साथ भी सहयोग करती है, ताकि इनको और अच्छे लेवल पर लेके चला जा सके और अच्छा प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरपोल के बारे में, लेकिन ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। और आप सर कहते हैं कि हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश कहाँ से आ गई। देखिए इंग्लिश इतना तो चलता है मतलब, लेकिन यहाँ पे ये समझिए कि जो इंग्लिश में आपको दिख रही है इमेज ना, यहाँ पे हिंदी में ये अवेलेबल ही नहीं, हिंदी में मिलती नहीं है। यही दिक्कत है। मतलब मैंने बहुत सर्च किया, बहुत खोजा, लेकिन हिंदी में इस तरीके की पीपीटी अवेलेबल नहीं हो पाती, इस तरीके की इमेज मिलती ही नहीं है। और ये भी एक समस्या हमारे सामने। अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाला क्या करेगा, इंटरपोल के बारे में जानना, ये एक इमेज देखेगा, उसको सारी जानकारी मिलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा पोथा पढ़ना पड़ेगा इंटरपोल के बारे में। तो हमारे पीछे रहने के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि जो उनको आसान भाषा में संक्षिप्त में मिल जा रहा है वो हमें क्या करना पड़ता है, पूरा पोथा पढ़ना पड़ता है। उसके लिए टाइम तो जाता है, उसके अलावा पोथा याद रखना और भी दिक्कत होती है। यहाँ पे क्या शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। जैसे इसमें क्या बताया कि इसके कितने 195 सदस्य हैं। कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1923 में की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नाम क्या था, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, ये इसका नाम था, आईसीपीसी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पे बात क्या है कि कौन इसको हेड करता है, तो एक प्रेसिडेंट हेड करता है। उसका कार्यकाल कितना होता है, तो उसका कार्यकाल 4 साल का होता है। और इसको सिलेक्ट कौन करता है, तो अभी पीछे मैंने बताया कि जो इंटरपोल है उसका निर्णय लेने वाली संस्था कौन है, उसकी जनरल असेंबली, तो उसको यही सिलेक्ट करती है, प्रेसिडेंट को। और जो यहाँ दिन प्रतिदिन की एक्टिविटी होती है, जो दिन प्रतिदिन का काम होता है, वो कौन करता है, तो सेक्रेटरी जनरल करता है। इसको कौन सिलेक्ट करता है, इसको कौन इलेक्ट करता है, तो इसको भी इलेक्ट करता है जनरल असेंबली। इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है।
अब यहाँ पे ये क्या क्या अनिवार्य करता है, तो अपराधी और अपराधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, जानकारी साझा करना, ये इसके लिए अनिवार्य जो भी देश है इसके। उसके अलावा जैसे आतंकवाद का मुद्दा हो गया, उसके अलावा क्या होगा, तो यहाँ पे साइबर क्राइम हो गया, उसके अलावा क्या हो गया, संगठित अपराध हो गया। इस तरीके के जो भी अपराध हैं इसके बारे में डेटा इकट्ठा करना, उसको शेयर करना एक दूसरे के साथ, इंटरपोल के साथ शेयर करना, अन्य देशों के साथ भी शेयर करने की जरूरत पड़ने पर। तो ये सारी चीजें हैं इंटरपोल के बारे में। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं भूमि अवक्रमण तथा मरुस्थलीकरण, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीजें हो क्यों रही है, आप देखेंगे दिन ब दिन क्या हो रहा है, भूमि की उत्पादकता घटती जा रही है, लोगों का जो है निर्भरता बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे कई सारे ऐसे रिपोर्ट निकल करके आए हैं जो ये बताते हैं कि 2050 तक खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या विस्फोट होगा और जलवायु परिवर्तन एक तरफ हो ही रहा है, जिसकी वजह से कृषि में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, उत्पादकता घट रही है। जहाँ पे पहले कोई और फसल होती थी अब कोई और फसल होने लग गई है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे फसल प्रतिरूप का परिवर्तन हो रहा है। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं निकल करके आ रही है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे एक वजह, बहुत बड़ी वजह ये कि जो प्रदूषण है, पर्यावरणीय प्रदूषण है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये कि ग्लोबल वार्मिंग। ये क्यों होता है? कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उससे क्या होगा? जलवायु परिवर्तन होगा। जलवायु परिवर्तन होगा तो कहीं पे अधिक वर्षा होगी, कहीं पे सूखा पड़ेगा। जहाँ पहले अधिक वर्षा होती थी वहाँ पे सूखा पड़ने लग गया है, जहाँ पे सूखा पड़ता था तो वहाँ पे क्या होने लगी? वर्षा होने लग गई। तो इस तरीके से आप सोच के देखिए कितनी खतरनाक स्थिति बनेगी। उसके अलावा जहाँ पहले गेहूं उगाया जाता था वहाँ पे क्या हो रहा है? बारिश नहीं हो रही, क्या होगा? वहाँ पे बाजरा उगाना पड़ेगा। यानी फसल प्रतिरूप में भी परिवर्तन है। इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें निकल करके सामने आने वाली है। तो इससे निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो भूमि अवक्रमण है, उसके अलावा जो यहाँ पे मरुस्थलीकरण, इससे निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई तरीका है कि नहीं है? तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका ये बताया जाता है कि जो पौधे हैं ना उनको लगाओ। और आप देखेंगे कि शहरों में क्या होता है, पौधे होते ही नहीं शहरों में, बिल्कुल गायब। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सड़क होगी, बहुत बड़ी बड़ी इमारत होगी, मतलब वन नंबर जिसको कहते हैं ना, एक नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पेड़ पौधे आपको नजर नहीं आएंगे। पार्क के नाम पे क्या होगा? छोटे छोटे ऐसे पौधे रखे रहेंगे, और वो भी हर जगह अवेलेबल हो, ये जरूरी नहीं है हर कॉलोनी में हो, हर जगह पर ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। बहुत सारी जगह पे नहीं होते पार्क। वहीं आप गाँव में देखिए, गाँव में क्या होता है, मतलब आप कहीं से भी गुजरिए आपको पेड़ पौधे मिल जाएंगे। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये तो कार्बन सोखते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन ये आपको देते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं, देखिए जो आसपास का क्षेत्र रहता है ना उसको ठंडा भी रखते हैं, उसका तापमान कम रखते हैं इस तरीके से। उसके अलावा जैसे जो पेड़ की जड़ होती है, मान लीजिए जड़, ये क्या करते हैं, तो ये मिट्टी को बांधे रखती है, मिट्टी को कटने नहीं देती है। तो इस तरीके से क्या होता है, भूमि अवक्रमण कम होता है। उसके अलावा मरुस्थलीकरण भी कम होता है। इस तरीके से एक पेड़, एक पौधा लगाना, आप सोचिए, आप लगा कह रहे हैं एक पौधा लगाया, उसकी वजह से कितनी सारी समस्याओं का हल हो रहा है। क्या पहले तो ये हो गया कि पर्यावरण प्रदूषण कम हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से कम हो जाएगा। उसके अलावा क्या हो रहा है, ये मिट्टी को रोक रहा है, मिट्टी को नहीं बहने दे रहा है, मिट्टी का कटाव नहीं हो रहा है, मिट्टी को रोके रखे हुए। उसके अलावा मरुस्थलीकरण को भी फायदा दे रहा है। यानी आपने लगाया तो एक पौधा था, आप चाहे वो फल के लिए लगाएं चाहे छाया के लिए लगाएं, छाया तो दे ही रहा है, छाया दे रहा है, लकड़ी दे रहा है, फल दे रहा है, उसके अलावा ये सारी चीजें भी कर रहा है। तो आप सोच के देखिए कि एक पौधे का कितना फायदा है। और हम लोग क्या करते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ काटते रहते हैं। मतलब आर्थिक विकास की इतनी बड़ी दौड़ लगी हुई है कि हम लोग पौधे को ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। जो यहाँ पे पर्यावरण है उसको हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, सिर्फ क्या देख रहे हैं, तो सिर्फ यही देख रहे हैं कि यार आर्थिक विकास किया जाए। और मेरा तो आप यही मानना है कि अगर आप लोग का बर्थडे है, आप लोग का रिजल्ट आ रहा है, मतलब आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, क्या करूँ, तुम मिठाई बांटने की जगह ना आप एक पौधे लगा दीजिए बस। आप जो 200, 250, 400, 500 रुपए की मिठाई लाएंगे उसमें 50 रुपए का एक छोटा सा पौधा लाइए, उसको कहीं लगा दीजिए बस। इतना कर दीजिए। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं आज के ज़माने में। मतलब एक पौधा लगाना आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे काम कर जाएगा, आप समझ नहीं सकते। आज का जो ज़माना चल रहा है ना, एक पौधा लगाने में बहुत सारे लोग की समस्याओं का हल कर सकता है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि इससे हमें कैसे निपटना है। चर्चा में क्यों आ गया, तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने क्या किया, लोकसभा में एक लिखित उत्तर में भूमि क्षरण से निपटने और वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो भारत सरकार द्वारा पहल की गई ना, उसके बारे में चर्चा की। तो हम यहाँ पे देखते हैं उसी के बारे में। इस समस्या से निपटने के लिए पहली योजना कौन सी, तो इसका नाम है नगर वन योजना। अच्छा, यहाँ पे क्या है, नगर वन योजना, ये क्यों लाया गया है? तो आप सभी को पता है कि गाँव में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ पौधे तो पहले से होते हैं, तो वहाँ पे इतनी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन नगरों में क्या हो रहा है, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, किसके लिए? बिल्डिंग के लिए, लोगों को आवास देने के लिए। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं निकल करके आ रही है। तो यहाँ पे नगरों में अब वन विकसित करने की योजना लाई गई है। इसका क्या मुद्दा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य देश में नगर वन, जिसको शहरी वन कहा जा रहा है, और नगर वाटिका का निर्माण करना। अब इसे क्यों किया जाएगा, यानी नगर वन या जो शहरी वन है, इसके अलावा जो नगर वाटिका, इसका निर्माण क्यों किया जाएगा? तो इसका निर्माण इसलिए किया जाएगा ताकि क्या किया जा सके, वनों के बाहर वृक्षों और हरित आवरण को बढ़ावा दिया जा सके। उसके अलावा शहरी और उपशहरी क्षेत्रों में जैव विविधता और पारिस्थितिक लाभों को बढ़ावा दिया जा सके, और साथ ही शहरवासियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। आप देखेंगे ना, जो गाँवों में मजा है वो मतलब शायद ही कहीं, जैसे सुबह आप उठते हैं 5 बजे और उसके बाद देखिए जो ठंडी ठंडी हवा रहती है ना, ताजी हवा, मतलब उसका मजा अलग ही होता है यार। उसके अलावा शाम में जब 5-6 बजे के आसपास शाम में घूमने टहलने जाओ बाग बगीचे के आसपास, तो वो जो फीलिंग आती है ना, मतलब आप सोच नहीं सकते, वो अलग लेवल का मजा है, वो आपको लाखों रुपए देने के बाद भी नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे सीधे ताजी हवा मिलती है, सीधे पेड़ पौधों से। वो चीज़ आप कहाँ से खरीदोगे? ऑक्सीजन आप खरीद सकते हो, लेकिन हवा जो मिलती है
वो जो पर्यावरण रहता है, वो जो माहौल रहता है, वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। वो बहुत ही मतलब आनंददायक, मजा आ जाता है, जिसको कहते हैं ना, मजा आ गया, उस तरीके की कंडीशन बनती है। ये योजना कब से कब तक के लिए? तो 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक है। यानी अभी हम कहाँ बैठे, 2023 में बैठे हैं, तो अभी यहाँ पे 2 साल और चलने वाली है। इस अवधि के दौरान क्या करना है, देश में 400 नगर वन और 200 नगर वाटिका विकसित करने की परिकल्पना की गई है। अब इस तरीके के जो पॉइंट होते हैं, तो इस तरीके के पॉइंट आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। इसको क्या करें, आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, उसके अलावा इससे में यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी आए इस तरीके से पर्यावरण से जुड़ा कोई मुद्दा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नगरों में वन विकसित करने की योजना है, जिसमें ये 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक चलने की बात की गई। इसमें कितने, तो 400 नगर वन बनाए जाएंगे, 200 नगर वाटिका बनाए जाएंगे। इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं। आपकी आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। उसका आधा 1 नंबर तो आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा, और 1 नंबर बढ़ने का मतलब 10 रैंक आपकी सुधार हो जाएगी। तो आप सोच के देखिए, इस तरीके के पॉइंट आपको कहीं भी मिले, तो आप वहाँ पे चाहें मेन्स आंसर राइटिंग के लिए, वहाँ पे फैक्ट देने के लिए, या आंसर राइटिंग में जो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है, वहाँ पे ऐड करने के लिए इसको रख सकते हैं। अगला बिंदु क्या है, इसकी फंडिंग कौन करेगा, तो योजना के लिए वित्त का। अगला बिंदु, इसकी फंडिंग कौन करेगा, इसको पैसा कौन देगा, तो इसका पैसा देगा कैंपा। अच्छा, एक कैंपा कोला करके ऐसे कुछ करके आता है ना, कैंपा। इसका पूरा नाम क्या है कैंपा का, तो इसका पूरा नाम है कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। क्या कहते हैं हिंदी में, तो प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। इसको आप ध्यान में रखेंगे। कौन सा अधिनियम के तहत, तो प्रतिपूरक वन रोपण निधि CAF अधिनियम 2016 के तहत ये फंड प्रोवाइड कराएगा, पैसा ये देगा। प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो हम देखते हैं इसके बारे में। शहरी ढांचे में हरित स्थान और सौंदर्यप्रद वातावरण तैयार करना, उसके अलावा पौधों और जैव विविधता के बारे में जागरूकता फैलाना। यानी आप देखेंगे इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि जो शहरी क्षेत्र, वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हरित आवरण बढ़ेगा, क्योंकि पेड़ पौधे लगाया तो क्या होगा, हरित आवरण तो बढ़ेगा। उसके अलावा क्या होगा, सौंदर्य परक वातावरण होगा। जैसे प्राकृतिक वातावरण आपको ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है, वही चीज यहाँ पे देने की, यहाँ पे प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। उसके अलावा क्या होगा, तो जो जैव विविधता है पौधों के बारे में, उसके अलावा जैव विविधता के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी इसके द्वारा। अब यहाँ पे अगली विशेषता क्या है, तो यहाँ पे अगली विशेषता है कि क्षेत्र की महत्वपूर्ण वनस्पतियों का यथास्थान संरक्षण किया जाएगा। यथास्थान संरक्षण से क्या मतलब है, एक होता है इन सीटू संरक्षण, एक होता है एक्स सीटू संरक्षण। शायद आपने इन सीटू ज्यादा सुना होगा, इसको हिंदी में कहते हैं स्वस्थान या यथास्थान संरक्षण। इसका क्या मतलब होता है कि कोई जीव है या कोई पौधा, ये जहाँ पे है उसी स्थान पर इसका संरक्षण कर देना है। यहाँ पे नाम से भी देख सकते हैं कि यथास्थान, उसी स्थान पर, तो यहाँ पे जहाँ रहते हैं उसी स्थान पर इसका संरक्षण कर दिया जाता है, वही होता है इन सीटू या यथास्थान या स्वस्थान संरक्षण। जबकि एक्स सीटू में क्या होता है, एक्स सीटू में ये होता है कि मान लीजिए कोई जीव है, कोई पौधा, इसको कहाँ ले जाएंगे, इसको दूसरे क्षेत्र में ले जाकर के संरक्षित करेंगे। इसको जहाँ पे प्राकृतिक आवास है वहाँ से हटा देंगे, प्रयोगशाला में ले जाकर के जैसे इसका संरक्षण करते हैं, तो उसको एक्स सीटू के अंतर्गत रखा जाता है। अब इन सीटू में कौन कौन से आते हैं, तो इन सीटू में आते हैं जैसे मान लीजिए नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, इन सबको कहाँ कहा जाता है, इन सीटू में कहा जाता है। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, सब कहाँ आते हैं, ये सब इन सीटू या स्वस्थान संरक्षण में आते हैं। एक्स सीटू संरक्षण में क्या आता है, जैसे बोटेनिकल गार्डन हो गया, DNA बैंक हो गए, जू हो गए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। अगली इसकी विशेषता क्या है, तो अगली विशेषता प्रदूषण को कम करेगा। उसके अलावा क्या करेगा, तो शहरी पर्यावरण जो उसको भी सुधार करेगा। उसके अलावा स्वच्छ हवा प्रदान करेगा। उसके अलावा शोर में कमी करेगा, जल संचयन करेगा, और ताप द्वीपों के प्रभाव में कमी लाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पौधा लगाने से आपको क्या क्या फायदा मिल रहा है, पर्यावरण तो सुधार कर ही रहा है, उसके अलावा आपको स्वच्छ हवा दे रहा है, उसके अलावा क्या कर रहा है, आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा है, उसके अलावा क्या कर रहा है, शोर में कमी। अच्छा, ये कैसे होता है, देखिए मान लीजिए जब आप बहुत सारे पेड़ पौधा लगा देंगे ना, तो यहाँ पे जो शोर होता है उसको भी कुछ हद तक ये ऑब्जर्व करता है, शोर में कमी करता है। और न्यू दिल्ली में ये परियोजना लाई गई थी कि शोर को कमी करने के लिए, उसको क्या कहा गया था, तो ग्रीन मुफलर कहा गया था। इस तरीके की जो योजनाएं होती हैं, आप उसको ध्यान में रख सकते हैं, ताकि अगर कहीं आपके मेंस आंसर राइटिंग में, इससे में, इथिक्स में आप इस तरीके के एग्जांपल दे सकते हैं। तो शोर में भी कमी करता है। उसके अलावा जल संचयन करेगा। अब देखिए जो पेड़ की पौधे की जड़ जो होती है ना, वो क्या करती है, पानी को यहाँ पे सोखती है, उसको रोके रखती है। उसके अलावा मिट्टी का जो कटाव होता है उसको भी रोकती है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको भी ऐड कर सकते हैं कि मिट्टी के कटाव को रोकेगी, मिट्टी क्षरण रोकेगी। उसके अलावा क्या होता है, जहाँ पे आसपास रहते हैं, कुछ हद तक ये प्रदूषण को भी अपने ऊपर ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसके अलावा क्या करें, तो तापद्वीप, इसको ऊष्माद्वीप भी कहा जाता है। ऊष्माद्वीप का क्या मतलब होता है, देखिए मान लीजिए शहरी क्षेत्र है, कोई इसको क्या कह सकते हैं, मान लीजिए एक क्षेत्र शहरी, ठीक है, और यहाँ पे आसपास के कुछ क्षेत्र हैं, ऐसे मान लीजिए आसपास जो क्षेत्र है, अब इन सबका कोई नाम रखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आसपास के क्षेत्र है, इन सबका तापमान, मान लीजिए इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस का, मान लीजिए 20 है, इसका 25 है, इसका 15 है, इस तरीके से इसका 30 है, और यहाँ पे इसका मान लीजिए 25 है इसका भी, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक का तापमान जो 40 है, तो क्या होगा, इसी को ऊष्मा द्वीप कहा जाएगा या ताप द्वीप कहा जाएगा। यानी जो क्षेत्र होता है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र, एक विशेष क्षेत्र का तापमान जब आसपास के क्षेत्रों के तापमान से अधिक हो, तो इसी को ऊष्मा द्वीप कहा जाता है, इसी को ताप द्वीप कहा जाता है। उसके पीछे वजह क्या है, आप शहरों में देखेंगे क्या होता है, ज्यादातर पक्के रहते हैं, फर्श रहता है पूरा, तो यहाँ पे जो सूरज की रोशनी होती है उसको अवशोषित करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो लोग क्या कहते हैं, परावर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे जो रहता है बिल्डिंग में जाकर के इकट्ठा होता है, इससे क्या होती है, ताप में वृद्धि हो जाती है। अगला बिंदु की शहर के निवासियों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना। अब हम देखते हैं कि वन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए अन्य कौन कौन सी सरकारी पहल, तो उसमें पहला है राष्ट्रीय वन नीति 1988 की,
इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, उसके अलावा प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि नदी, झील और आदि जलाशय जलग्रहण क्षेत्र जो उनमें क्या करना है, तो मिट्टी के कटाव को रोकना। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति है तो ये कहाँ से होगा। मान लीजिए स्टेटमेंट दे दे कि हाँ यहाँ पे नदी, झील और जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को कम करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। अब आप सोचेंगे यार ये तो वन नीति है, ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे नदी झील कैसे आ सकती है? तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे नदी झील क्षेत्र को भी कवर किया गया है। अगला बिंदु क्या है? तो अगला बिंदु है हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन GIM। इसका उद्देश्य क्या है? तो वन और वृक्ष आवरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। खराब पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना और जैव विविधता को भी बढ़ाना। अगला क्या है? तो अगला है वन अग्नि सुरक्षा और प्रबंधन योजना। इसके तहत क्या किया गया? तो वन के समग्र स्वास्थ्य में योगदान करते हुए जंगल की आग को रोकने और प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी इसके तहत क्या किया? तो इसके तहत जो वनाग्नि होती है उससे सुरक्षा करने के लिए प्रावधान किए गए। प्रतिपूरक वन रोपण निधि, वनीकरण और पुनर्वनीकरण की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित करने के लिए एकत्रित धन का उपयोग करना शामिल इसके अंतर्गत। अगला क्या? तो राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम, मैंग्रोव और परवाल भित्तियों के संरक्षण और प्रबंधन पर यह कार्यक्रम है। अगला क्या? तो मिशन हरित हरम। इसको क्या है? तो ये राज्य के हरित आवरण को मौजूदा 25.16 से बढ़ाकर 33% करने के लिए तेलंगाना का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यानी यहाँ पे क्या किया? इसको तेलंगाना सरकार के द्वारा लाया गया जो अपने राज्य में है, प्राकृतिक आवरण को बढ़ावा देना है। अभी वर्तमान में कितना वन आवरण है इसके यहाँ पे? तो 25.16%। इसको बढ़ा करके कितना करना है? 33% करना है। और यहाँ पे ये देश के लेवल पे भी कहा जाता है कि 33% वन आवरण होना चाहिए कम से कम। अगला क्या? तो अगला है ग्रीन वॉल। इसको क्या किया गया? अरावली पर्वतमाला को पुनर्स्थापित और संरक्षित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? ये हरियाणा सरकार का एक ग्रीन वॉल। किसके लिए? तो अरावली पर्वतमाला के लिए। अब आप यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रख सकते हैं। पहले क्या? मिशन हरित हरम इसके किसके द्वारा? तो तेलंगाना के द्वारा। इसको क्या उद्देश्य है? तो जो राष्ट्र का हरित आवरण उसको कितना करना है? 33% करना इसका उद्देश्य है। और ग्रीन वॉल किसका? तो ये हरियाणा सरकार का। ये किसके लिए? ये है अरावली पर्वतमाला के लिए। तो इसको आप ध्यान में रखें। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भूमि क्षरण से जुड़ी चुनौतियां कौन कौन सी। तो इसमें पहला है कि मिट्टी का कटाव, दूसरा भूमि प्रदूषण और संदूषण, तीसरा है औद्योगिकरण और शहरीकरण, चौथा है मरुस्थलीकरण। और जब यहाँ पे भूमि का क्षरण होगा, उत्पादकता घटेगी, तो क्या होगा? धीरे धीरे भूमि जो है अनुत्पादक हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? उसको ऐसे पड़ते छोड़ दिया जाएगा। उससे क्या होगा? मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ेगी। और औद्योगिकरण और शहरीकरण ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो लगभग समाज के सारे पक्षों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पे भी शहरीकरण था, लेकिन वो लोग अच्छे तरीके से लेकर चल रहे थे, वहाँ पे पूरा विकसित था। रोड जो था अच्छे तरीके से 90 अंश के कोण पे काटता था। इस तरीके से इसी वजह से आज तक हमें कहा जाता है कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से सीख लेनी चाहिए शहरीकरण के मामले में। उसके अलावा औद्योगिकरण क्या होता है? आप देखेंगे बहुत सारे धुआं निकलता है, उससे क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। उसके अलावा क्या होता है? जो उसका पानी रहता है यूजलेस जो रहता है, जो वहाँ पे यूज करके फेंका जाता है, वो क्या होता है? ऐसे ही बिना उपचारित किए वैसे ही फेंक दिया जाता है, उसमें भी प्रदूषण रहता है। और पानी अंततः इसके कहाँ जाता है? जमीन में जाता है, मृदा में जाता है, भूमि में जाता है। और भूमि क्या होती है? प्रदूषित हो जाती है। तो वही सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे देखते हैं भूमि क्षरण से निपटने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके उपाय क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस तैयार करना। अब यहाँ पे देखिए मरुस्थलीकरण जहाँ पे है, उसके अलावा क्या है? तो भूमि क्षरण जहाँ पे। अब यहाँ पे मान लीजिए इंडिया के लेवल पे देखा जाए, मान लीजिए ये क्षेत्र हो गया, जैसे यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए भूमि क्षरण ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एटलस तैयार करेंगे, मैप तैयार करेंगे कि यहाँ कहाँ पे भूमि क्षरण अधिक है और कहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे मरुस्थलीकरण अधिक है। तो उसी के बारे में बात किया जाए कि मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से निपटने के लिए उसका मैपिंग किया जाए, मैप के थ्रू उसको समझा जाए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि ICFRE में उत्कृष्टता के। अब इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। अब अगला बिंदु वन चैलेंज प्रतिज्ञा। इसके तहत क्या करना है कि 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो खराब हो चुकी है, जो निम्नीकृत हो चुकी है, जो जिसका क्षरण हो चुका है, उसको रोकना है, उसका जीर्णोद्धार करना है, उसका पुनरुद्धार करना है। उसके अलावा 2030 तक की टारगेट कितना है? तो 350 मिलियन का टारगेट है। यानी 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक क्या करना है? तो 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को क्या करना है? जो निम्नीकृत हो चुकी है उसका जीर्णोद्धार करना, उसको पुनरुद्धार करना है। अगला बिंदु क्या है? UNFCCC, उसके अलावा COP और UNCCD। तो यहाँ पे UNFCCC का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा COP का पूरा नाम क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उसके अलावा UNCCD, इसका पूरा नाम है UNCCD का यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये सारे प्रयास किए जा सकते हैं, सारे उपाय किए जा सकते हैं मरुस्थलीकरण से और भूमिक्षरण से निपटने के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वनीकरण से जुड़ी चुनौती है, यानी अगर हम वन लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं, पौधे लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो उसमें चुनौतियां क्या क्या आ सकती है, उसमें समस्याएं क्या क्या आ सकती है। तो पहला पॉइंट है प्रजाति चयन। अब देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम लोग विदेशी प्रजाति ले आते हैं, वो क्या करते हैं, जो देशी प्रजाति है उनके लिए आक्रामक प्रजाति साबित होती है और उनका खात्मा करना शुरू कर देते हैं। जैसे यूकेलिप्टस का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यह ध्यान रखना है कि कौन सी प्रजाति को कहाँ पे लगाना है, उसका भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु की अस्तित्व और विकास
उसके अलावा सामाजिक सहभाग आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि ये सारे काम किसके, सिर्फ गवर्नमेंट के हैं। मतलब पर्यावरण प्रदूषण से लड़ना है, कौन लड़ेगा? गवर्नमेंट लड़ेगी। हमने तो टैक्स दे दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। हम अपने लेवल पर सुधार नहीं करेंगे, हम पॉलिथीन यूज करना बंद नहीं करेंगे, गवर्नमेंट बंद करे, सीधा कंपनी बंद करवा दे, हम क्यों बंद करें? जब तक कंपनी चले तब तक हम भी यूज करते रहेंगे। हम अपने लेवल पर सुधार नहीं करेंगे, जो भी करना है सरकार करेगी। इस तरीके से सामाजिक सहभाग की कमी रहती है। अगर मान लीजिए 10 पौधे गवर्नमेंट लगा रही है, एक पौधा अगर आप अपने स्तर पर लगा दीजिए, सिर्फ एक पौधा, तो आप सोचिए ना कि ये सामाजिक सहभाग हो गया कि नहीं? आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं? आप भी पर्यावरण को सुधारने के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को बस यही पड़ा कि सरकार करेगी, जो करना होगा हम क्यों करें। अगला बिंदु की प्रतिस्पर्धी भूमि उपयोग। उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे क्या हो रहा है, भूमि का उपयोग जो है उसमें बहुत सारे कंपटीशन है। कृषि क्षेत्र से हटा करके क्या किया जा रहा है? उसको बिल्डिंग बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन। अब यहाँ पे कौन सा पौधा कहाँ पे लगाना है, और जब पौधा लगा रहे हैं, पौधे को उखाड़ रहे हैं, यहाँ पे पौधा काट रहे हैं, तो उस पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा? जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेगी। इन सारी चीजों को भी हमें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, ताकि जो है हमारी पृथ्वी, हमारा ग्रह, उसको सेफ रखा जा सके। अन्यथा क्या होगा? अंततः कहाँ पे प्रभाव पड़ेगा? अंततः प्रभाव तो हमारी पृथ्वी पर ही पड़ेगा, हमारे ऊपर ही पड़ेगा। तो हम अपने आप को ही बर्बाद करने का रास्ता चुन रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। जैसे इसमें पहला क्या है कि ग्लोबल लैंड एरिया यानी वैश्विक स्तर पर पूरी जमीन कितना है? तो 13.2 बिलियन हेक्टेयर है। इसमें से 1.6 बिलियन हेक्टेयर, लगभग 12% कहाँ पे यूज किया जाता है? तो कृषि के लिए यूज किया जाता है, कल्टीवेशन के लिए। 3.7 बिलियन हेक्टेयर कहाँ पे? लगभग 28% यहाँ पे ये फॉरेस्ट या वन के अंतर्गत आता है। जबकि 4.6 बिलियन हेक्टेयर, लगभग 35% कहाँ पे आता है? तो चारागाह के अंतर्गत आता है। उसके अलावा 3.3 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र, लगभग कितना? तो 25% क्षेत्र ये कहाँ पे आता है? तो बैरन आइलैंड हो गया, सेटलमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और संरचना हो गई। उसके अलावा जो यहाँ पे इनलैंड वाटर बॉडीज हो गए। अब इन तीनों को मिला करके कितना टोटल एरिया ऐसा है जो यहाँ पे डिग्रेडेड हो चुका है? तो वहाँ पे लगभग 2 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जो निम्नीकृत हो चुका है। लगभग 170 से अधिक देश ऐसे जो इस चीज को सामना कर रहे हैं, डिग्रेडेड भूमि का सामना कर रहे हैं, निम्नीकृत भूमि का सामना कर रहे हैं। इंडिया का कितना टोटल क्षेत्र है? तो 328.7 मिलियन हेक्टेयर टोटल क्षेत्र। इसमें से 96.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जो डिग्रेडेड हो चुका है। लगभग कितना? तो 29.3% है। यानी इंडिया की जोग्राफिकल एरिया जो है, भौगोलिक क्षेत्र जो उसका कितना है? 29.3% ऐसा क्षेत्र है जो डिग्रेडेड हो चुका है। अभी यहाँ पे इंडिया का टारगेट क्या है? इंडिया का लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक कितना? 26 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को ये क्या करेगा? फिर से उसका जीर्णोद्धार करेगा। यानी 2030 तक इंडिया क्या करेगा? तो 26 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का पुनरुद्धार करेगा जो डिग्रेड हो चुकी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ वन लाइनर फैक्चुअल टाइप के करंट अफेयर्स जो आपसे डायरेक्टली वन एग्जाम या स्टेट पीएससी फ्री में पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि खानून तूफान आया है, इसका नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण किया थाईलैंड ने। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कटाल। ये कहाँ पे आया? तो जापान और दक्षिण कोरिया वाली साइड में आया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि गृह लक्ष्मी योजना ये किसके द्वारा शुरू की गई है? शुरू की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि केरल सरकार अपना नाम परिवर्तित करके क्या करना चाह रही है? केरलम करना चाह रही है। इसके लिए क्या किया है? तो विधानसभा में विधेयक पारित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि हल्ला बोल क्या है? तो एक प्रकार की शॉर्ट फिल्म है जिसे किसके द्वारा बनाया गया? तो भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई के द्वारा बनाया गया। किसके ऊपर? तो जो एशियन गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी उनके ऊपर बनाया गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि हाल ही में आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में भारत की तरफ से कौन शामिल? तो रमन सुकुमार भारत के शामिल हुए हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि राष्ट्रपति द्वारा तमिलनाडु के औरो विले में आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि हिमाचल प्रदेश में तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कि जायद तलवार अभ्यास जो है भारत तथा यूएई के मध्य दुबई में हुआ। ये सारे पॉइंट थे, आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कभी कभी जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में जबान लड़खड़ा जाती है, तो उसके लिए माफ कर दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है। तो आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर।